स्वागत है आप लोगों की एक नई कक्षा में। और आज की जो यह कक्षा है वह इतिहास विषय की होने वाली है और इतिहास विषय के लिए व्यवस्थित तरीके से यह पहली कक्षा आप लोगों के बीच। और ये जो मैं कक्षा आप लोगों को इतिहास विषय की आज के बाद देने जा रहा हूँ, तो यह फुल्ली NCERT, ठीक है, और SCERT बिहार के द्वारा जो विकसित इतिहास की पाठ्य पुस्तक है वर्ग 6 से लेकर 12 तक, उन पर आधारित होगी। आज ये परिचयात्मक कक्षा है इतिहास विषय की। आप लोग अभी तक जो इतिहास पढ़े होंगे तो इस लेक्चर को सुनने के बाद एक इतिहास का जो ढांचा है भारतीय इतिहास का, वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। और उसके बाद जब आप इतिहास की किताबें पढ़िएगा तो आपको बहुत ही बेहतर फील होगा और इतिहास विषय आपके लिए आनंददायी विषय बन जाएगी। तो मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इस लेक्चर को अंत तक देखें और जब पूरा देख लें तब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर इसके गुण और अवगुण दोनों चीज़ें आप हमें बताइएगा, जिससे कि मैं आगामी जो लेक्चर दूँ उसमें जो अवगुण है उसको दूर कर पाऊँ, ठीक है। और मैं यह भी कह दूँ कि यह लेक्चर जो आगामी STT की परीक्षा होने वाली है या CTT के पेपर 2 की परीक्षा होने वाली है, या यदि आप किसी अन्य कंपटीशन की तैयारी के लिए अपना बेसिक जो है मजबूत करना चाहते हैं, तो इन सभी दृष्टियों से यह उपयोगी है, ठीक है। ये तो इस लेक्चर की भूमिका हो गई। अब हम लोग विषय वस्तु पर चलते हैं और आज की कक्षा को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आज के लिए है विषय परिचय। इतिहास एक ऐसा विषय है जिससे आप अच्छी तरह परिचित होंगे। आपको ये भी पता होगा कि इतिहास में जो है बीती हुई जो घटनाएं हैं उनका क्या होता है, वर्णन होता है, और इतिहास में हम उन्हीं बीती हुई घटनाओं को पढ़ते। तो यदि आप ऐसा जानते हैं तो गलत तो नहीं जानते हैं, सही ही जानते हैं। लेकिन यह भी जानिए कि इतिहास जो है वह एक कहानी की किताब है। जिस तरह साहित्य में, आप किसी भी भाषा के साहित्य में आप कहानी पढ़ते हैं ना, उपन्यास पढ़ते हैं ना, उसी तरह इतिहास भी क्या है, एक कहानी की किताब है। लेकिन जानते हैं कैसी कहानी की किताब है? यह ऐसी कहानी की किताब है जिसमें कल्पना का कोई भी स्थान नहीं है। और इस कहानी की किताब में, इतिहास रूपी कहानी की किताब में जो कहानियां होती है उनको इतिहासकार बहुत जांच परख कर लिखने का कार्य करते हैं। तो आप इतिहास पढ़ना शुरू करें। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब बचपन में होंगे या अभी भी जो बड़े बुजुर्ग हैं आपके आसपास, उनसे आप पहले ज़माने की बात को क्या करते हैं, पूछते हैं। और जब वे उस ज़माने की बातें किस्से और कहानियों के रूप में सुनाते हैं तो आपको बहुत ही इंटरेस्ट आता है। आप
उस कहानी को बिल्कुल आत्मसात कर लेते हैं और वह कहानी बहुत लंबी समय तक आपको याद भी रहती है। तो ठीक उसी तरह यदि खुले मन से, यानी अपने दिमाग पर से यह बोझ हटाते हुए कि हमें कुछ याद करना है, बल्कि यह सोचते हुए कि यह मानव सभ्यता के बीते हुए समय की कहानी है, इसको हमें जानना चाहिए, केवल एट ए यानी बिल्कुल नॉर्मल तरीके से यदि आप इसका स्टडी करते हैं तो यह विषय आपके लिए बहुत ही रोचक हो जाता है। नहीं जानते हैं, किसी भी देश के जो छात्र होते हैं, ठीक है, किसी भी देश के जो छात्र होते हैं वह इतिहास को दो भाग में बांट कर क्या करते हैं, पढ़ते हैं। आप भारत के छात्र हैं तो आप दो खंड में इतिहास को पढ़ते हैं। एक खंड में आप भारत का इतिहास पढ़ते हैं और दूसरे खंड में आप भारत के अलावे शेष विश्व का इतिहास पढ़ते हैं। कल्पना कीजिए कोई नेपाल का विद्यार्थी है, वह एक खंड में नेपाल का इतिहास पढ़ता होगा और दूसरे खंड में शेष विश्व का इतिहास पढ़ता होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि किसी भी देश का जो छात्र है तो उसके लिए अपने देश के इतिहास को आद्योपांत पढ़ पाना और याद रख पाना तो संभव नहीं होता, तो पूरे विश्व के प्रत्येक देश के इतिहास को वह कहां से याद रख पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग विश्व इतिहास के अंतर्गत केवल उन्हीं घटनाओं का अध्ययन करते हैं जिनका प्रभाव किसी न किसी रूप में भारत के इतिहास पर पड़ा है। नहीं, आप प्रथम विश्व युद्ध पढ़ते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं, पुनर्जागरण पढ़ते हैं, कि साम्राज्यवाद पढ़ते हैं, कि चीनी क्रांति पढ़ते हैं, कि फ्रांसीसी क्रांति पढ़ते हैं, कि आप हिटलर की तानाशाही पढ़ते हैं, कि मुसोलिनी की तानाशाही पढ़ते हैं, शीत युद्ध पढ़ते हैं, कि द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ते हैं, कि प्राचीन काल में आप मिस्र की सभ्यता पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ते हैं। किसके अंतर्गत? विश्व इतिहास के अंतर्गत। वो क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि उन घटनाओं का रिलेशन जो है वह भारत के इतिहास से है। ठीक है, चलिए ये बात हुई। तो इतिहास विषय का परिचय तो हो गया होगा ना, ये दिमाग में बैठ गया होगा कि इतिहास क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग और सोचते हैं आगे। क्या सोचते हैं? अच्छा ये बताइए कि 2020 में अभी कितने महीने बीते हैं? 5वां महीना बीतने वाला है। क्या इन 5 महीनों में देश में जो जो घटनाएं घटी है, जिसको आप करेंट अफेयर्स के नाम से जानते हैं, क्या सारी घटनाओं को आप एकत्रित करते हैं तो वह एक बुक का रूप धारण कर लेती है, किताब का रूप धारण कर लेती है ना। करेंट अफेयर्स का बुक हो जाता है। 5 महीने में जितना घटना घटा यदि उसका विवरण आपको लिखा गया है तो वह एक बुक का रूप क्या लेता है? ले लेता है। ठीक है, ये तो 5 महीने की बात है। 1 वर्ष की जो घटना है वह इतनी मोटी बुक हो जाती है। और 1 वर्ष की घटना यदि इतनी मोटी बुक है तो इधर आपको अभी 2020 चल रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता आपको 2500 ईस्वी पूर्व के बीच आसपास आई थी, तो 2020 प्लस 2500 यानी 5000 वर्षों का जो इतिहास है, यदि उसका संपूर्ण विवरण जो है लिखा जाए तो जब 1 वर्ष इतना मोटा हो जाता है, 1 दिन का अखबार 10 पन्नों का होता है, तो इतने दिनों की जो 5000 वर्ष की जो घटनाएं हैं उसको यदि लिखा जाए
तो वह बुक तो हमको लगता है कि धरती से आसमान तक चले जाएगा, उतनी मोटी बुक हो जाएगी। और लिखा कैसे जाएगा? उतने दिनों का सब कुछ स्पष्ट जानकारी है थोड़े। अब सिंधु घाटी सभ्यता थी, वह मिट्टी के अंदर दब गई नहीं। हम देखते हैं कि प्रत्येक 100-200 वर्ष के बाद जो है आपदाएं आती है। अभी कोरोना आपदा चल रही है, कितना चीज इस आपदा में विनष्ट हो जाएगा यदि यह विशाल रूप धारण कर ली। कभी किसी क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है, कभी सुखाड़ आ जाती है, कभी जल प्लावन की स्थिति आ जाती है। तो क्या सारे सबूत सुरक्षित रह पाएंगे इतने दिनों तक? नहीं, कभी नहीं। तो फिर इतिहासकार जो इतिहास लिखने का काम करते हैं ना, वह कैसे करते हैं इसके बारे में एक जानकारी होना जरूरी है। नहीं होना जरूरी है? तो वह अब कैसे लिखते हैं? अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे रहते थे, कैसे सड़क बनाते थे, कैसा उसका मकान होता था। वैदिक सभ्यता के लोग जो है किस तरह से अपना जीवन यापन करते थे। अशोक का शासन जो इतना दिन चला, मौर्य वंश का जो शासन चला, गुप्त वंश का जो शासन चला। तो होता क्या है, तो वो प्राचीन समय का जो भी अवशेष न सुरक्षित अभी बचा हुआ है ना, चाहे वह पुस्तक के रूप में हो, चाहे वह आपको शिलालेख के रूप में हो, चाहे वह सिक्का के रूप में हो, यानी प्राचीन काल के जो भी अवशेष इतिहासकार को उपलब्ध होते हैं, उन अवशेषों के आधार पर वह क्या करता है, कहानी का जाल बुनता है और उस समय के इतिहास को लिखने का काम करता है। और जानते हैं, कभी कभी इतिहासकार भी इतिहास लिखने में पक्षपात करता है। इतिहासकार कभी बिल्कुल शुद्ध इतिहास नहीं लिखता। जैसी राजनीतिक सोच होती है उस पर डिपेंड करती है इतिहासकारों द्वारा इतिहास का लेखन। आप पढ़े होंगे कि ब्रिटिश, अब पढ़े क्या होंगे, आप कल्पना भी कर सकते हैं कि ब्रिटेन का कोई विद्वान, जिस समय हमारे देश में ब्रिटिश शासन था, उस समय ब्रिटेन का इतिहास का विद्वान यदि भारत का इतिहास लिखता होगा, भारत का इतिहास पढ़ाता होगा, तो वह क्या पढ़ाता होगा? वो ये पढ़ाता होगा कि अंग्रेजों ने भारत आकर भारत के असभ्य जातियों को सभ्य बनाने का, सिविलाइज करने का काम किया। वह अंग्रेज इतिहासकार लिखते होंगे कि 1857 की क्रांति बेवजह हुई थी, अंग्रेजों ने इसको दबा करके अच्छा काम किया। लेकिन भारतीय इतिहासकार क्या लिखते हैं? भारतीय इतिहासकार उसी घटना का वर्णन करते हुए लिखेंगे कि नहीं, 1857 का विद्रोह उचित था, अंग्रेज अत्याचारी थे। तो इतिहास लेखन पर देश काल राजनीति इसका प्रभाव पड़ता है। आप सुनते होंगे कि भारत का अभी जो वर्तमान का इतिहास है वह कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने लिखा है। बहुत सारे हिंदुत्ववादी इतिहासकार इस इतिहास को बदलना चाहते हैं। शासन जब बदलता है तो इतिहास से छेड़छाड़ भी होती है। तो निश्चित रूप से आप इतिहास का एक सफल पाठक तभी बन पाइएगा जब इन बातों को आप समझिएगा। तभी आप इतिहास का क्या बन पाइएगा? एक सफल पाठक बन पाइएगा। नहीं, देखिए, आज मैं इस पूरे लेक्चर में केवल आप लोगों का एक कंसेप्ट, इतिहास के प्रति आपकी जो सोच है, उस सोच को मैं एक पैटर्न देने का क्या करूंगा? कार्य करूंगा। तो इतिहासकार जो इतिहास लिखते हैं, नहीं, उनके हम कुछ स्रोत यहां पर आपको लिखे हैं, पुरातात्विक स्रोत, जिसमें कि अभिलेख, स्मारक, भग्नावशेष, मुद्रा, कलाकृति आदि आता है।
पुरातात्विक स्रोत ऐसे स्रोत हैं जो कि अवशेष के रूप में कहीं खुदाई से तो कहीं कुछ से क्या होती है, मिलती है। वे पुरातात्विक स्रोत हैं इतिहास लेखन का। तो अभिलेख क्या है, तो प्राचीन काल में चूंकि प्रिंट जो आजकल प्रिंटिंग मशीन है इसका तो आविष्कार हुआ नहीं था, कागज का भी आविष्कार नहीं हुआ था, तो प्राचीन काल में जो है भोजपत्रों पर जो है लिखने का काम होता था, और जिसको कि जो यदि अभी अवशेष के रूप में है तो उसको पांडुलिपि के रूप में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं उन भोजपत्रों पर लिखी हुई बातों को। साथ ही साथ इतिहासकार उस समय के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वह पत्थरों पर या बड़े बड़े स्तंभों पर अपना क्या लिखवाते थे, लेख लिखवाते थे। उसी को हम क्या कहते हैं, अभिलेख कहते हैं। इसी तरह प्राचीन और मध्यकाल में जो राजा महाराजा होते थे वह स्मारकों का निर्माण करवाते थे। साथ ही उस समय के जो भग्नावशेष, जैसे नालंदा में आपको नालंदा विश्वविद्यालय का भग्नावशेष बचा हुआ है, उस समय की जो मुद्राएं हैं, उस समय की जो कलाकृतियां हैं, उससे प्राचीन इतिहासकार को मदद मिलती है उस समय के इतिहास को लिखने में। इसके अलावे इतिहास लेखन के साहित्यिक स्रोत भी है, जो भी धार्मिक साहित्य हो या यात्रा वृत्तांत के रूप में विभिन्न विद्वानों ने जो लिखने का कार्य किया विभिन्न समयों में, वह भी इतिहास को लिखने का, इतिहास को जानने का क्या है, स्रोत है। इनके अलावे आपको आधुनिक इतिहास को लिखने में, किसको लिखने में, आधुनिक इतिहास को लिखने में, खासकर जब अंग्रेज भारत आए, यहाँ पर आपको प्रिंटिंग मशीन सब भी आई 19वीं शताब्दी में, तो उसको लिखने में उस समय के जो दस्तावेज हैं, रिकॉर्ड हैं, समाचार पत्र की प्रतियां हैं या पत्रिकाओं की प्रतियां हैं पुरानी, तो ये आधुनिक इतिहास को लिखने में मददगार है। नहीं, अभी तक हम लोगों ने इतिहास का परिचय जाना, हम लोगों ने इतिहास लिखने और जानने का स्रोत जाना। हम लोग ये भी जान चुके हैं किसी देश का स्टूडेंट दो भाग में इतिहास पढ़ता है, एक उस देश का इतिहास, दूसरा विश्व का इतिहास। आप भारत के छात्र हैं, आपको भी 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताब है या एससीईआरटी की, उसमें आपको विश्व इतिहास के भी कुछ अध्याय पढ़ने हैं, और भारत के इतिहास को तो विस्तृत तौर पर पढ़ना है। देखिए, अब भारत के इतिहास पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व एक चीज की हम आप लोगों को जानकारी दे देते हैं। वैसे यह जानकारी आप में से सभी के पास होगी, फिर भी मेरा काम है यहाँ पर बोल देना। क्या वह जानकारी है? एक ईस्वी होता है, एक ईस्वी पूर्व होता है। तो ईस्वी ईसा मसीह के जन्म के बाद एक ईस्वी से बढ़ते हुए अभी 2020 ईस्वी पर पहुंचा है, 20 साल हो गया इधर। ईस्वी पूर्व जो है ये तो बढ़ते क्रम में है ना, वो घटते क्रम में, यानी एक ईस्वी से पहले आपको 99 ईस्वी पूर्व होगी, उससे पहले 98 ईस्वी पूर्व होगी, उससे पहले 97 ईस्वी पूर्व होगी। यानी कहने का मतलब 1500 ईस्वी पूर्व पहले आया होगा, 1000 ईस्वी पूर्व बाद में आया होगा। ईस्वी पूर्व आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, जबकि ईस्वी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये बात आप समझ रहे होंगे। साथ ही साथ आप यहां पर यह भी समझ लीजिए शताब्दी या सदी के बारे में, इसके बारे में भी मैं आप लोगों को जानकारी दूंगा। लेकिन बगल में मेरे दरवाजे पर सड़क बन रही है, ट्रैक्टर आ गई, आवाज़ आप लोगों को साफ नहीं जाती होगी, तो 2 मिनट बाद मैं फिर शुरू करता हूँ। तो आप लोगों को मैंने ईसा पूर्व और ईस्वी तो बता दिया। हाँ, एक चीज़ और सदी के बारे में मैं बता देता हूँ। अभी कौन सी सदी चल रही है? 21वीं सदी। ईस्वी कौन सा है?
2020 न, अभी 21वीं सदी चल रही है, तो जब 1900 वाला ईस्वी चल रहा होगा, 1900 से लेकर 1999 तक, तब कौन सी सदी होगी? 20वीं सदी। अभी 21वीं है तो 20वीं सदी होगी ना। ठीक, शुरू से आप देखिए ना कि 1 से 99 ईस्वी तक क्या होगी? पहली सदी। सदी मैंने 100 साल का। 100 से 199 तक दूसरी सदी। 200 से 299 तक तीसरी सदी। तो यदि कहीं पर लिखा हुआ रहता है कि 18वीं सदी में ये घटना हुआ, तो आपका दिमाग इस बात पर होना चाहिए कि वह घटना 1700 से 1799 ईस्वी के बीच हुई हो। अब कहे कि हम सिपाही विद्रोह कब हुआ? आप कहिएगा 1857 में हुआ, मैं कहूँगा 19वीं सदी के मध्य में हुआ। दोनों आदमी सही है। 1800 ईस्वी चल रहा है तो 19वीं सदी चल रहा है। उसमें पूर्वार्ध होता है, उत्तरार्ध होता है। तो अब मान लीजिए यदि 19वीं सदी का पूर्वार्ध है तो वह 1800 से 1840 होगा। 19वीं सदी का उत्तरार्ध है तो वह 1860 से 1899 तक होगा। और यदि 19वीं सदी का मध्य है तो वह 1840 से 1860 के बीच होगा। तो आप सदी के बारे में भी समझ गए होंगे। नहीं, देखिए 20-21 मिनट का लेक्चर हो चुका है और मेन टॉपिक जो भारत का इतिहास है वो मैं आज आप लोगों को अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है, कल इसके लिए फिर मैं आप लोगों के बीच लेक्चर लेकर आऊँगा। लेकिन आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको इस तरह से लेक्चर यदि दिया जाए टॉपिक बाय टॉपिक न, पूरे वर्णन के साथ, तो क्या यह आपके तैयारी में मददगार साबित होगी? अवगुण भी जो होगा वीडियो में, जो डिमेरिट आपको दिखाई पड़ रही होगी, वो भी हमको ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। जितने लोग देखेंगे उतना ही मैं उत्साहित होकर आप लोगों को लेक्चर अवेलेबल करवाऊंगा। तो आप पढ़ रहे थे नवीन सर से। ठीक है, धन्यवाद।